जय हिंद। हम लोग आज एक बार फिर से जुड़ रहे हैं MQTC के सॉल्यूशन 4 जनवरी में, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ साथ अपना सेट देख लेंगे और जिनके पास सेट नहीं है तो उनको मैं क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सामने रख के एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अब ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त है, तो वृत्त ऐसा होगा, उसका चतुर्थांश यानी चौथा भाग, तो ये 2 भाग हो गया, चौथा भाग यानी इसी एक भाग, कोई भी एक चौथाई भाग की बात कर रहे हैं, चाहे वो ये ले लीजिए, चाहे वो ये ले लीजिए, चाहे वो ये ले लीजिए, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे फोटो बनाया है कि एक चतुर्थांश भाग ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ है आपके प्रश्न में, कितना परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 75 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है, सिर्फ परिमाप कितने का, चतुर्थांश का। तो ये रहा, जब आपका चतुर्थांश ये रहा ये, और इसी का परिमाप दिया, तो परिमाप क्या होता है, किसी भी फिगर के क्लोज्ड बाउंड्री पे घूम जाना ही उसका परिमाप है, ठीक है। यानी कि ये लाइन जो यहां से यहां तक पहुंचा वही क्या है, परिमाप है, ठीक। यानी इतने ही का वैल्यू 75 दिया हुआ है, ठीक। अब एक बात बताइए कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का, यही वृत्त है ना, और इसका परिमाप क्या होगा, किनारे किनारे सभी बाउंड्री पे घूम गए, परिमाप हो जाएगा। और वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक है। हमको 2πr टोटल का होता है। अब एक बात बताइए, बहुत लोग इसी फॉर्मूले में गलती करते हैं, इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि चतुर्थांश में ये पूरा पूरा एक गोला था, चतुर्थांश में तो सिर्फ इतना ही पता चलेगा हमको, ठीक। तो इतना पता चल जाएगा। अब इसके बाद परिमाप में इसको भी आप जोड़ेंगे तभी तो एक पूरा घेरा हुआ एरिया बनेगा, बिल्कुल। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूं, ये क्या है, ये है वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या अगर ये r है तो ये भी r होगा। यानी ये वाला प्लस ये वाला और प्लस ये वाला करेंगे तो 75 के बराबर होगा। अब देखिए वही फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 2πr पूरे वृत्त का होता है, तो एक चौथाई भाग यानी सिर्फ इधर वाला भाग का पता चल गया 1/4। 2πr यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर 1/4 कर देंगे तो इतने का सिर्फ पता चलेगा, ठीक, जिसको मैं अभी रेड किया हूं। इसके बाद अगर r ये वाला और r ये वाला जोड़ दीजिएगा तो पूरे का पता चल जाएगा, और पूरा कितना है, 75 है, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो r का वैल्यू आ जाएगा 21। और अब एक बात ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल, ये हुआ आपका पूरा वृत्त, इसके चौथे भाग का, इतने भाग का क्षेत्रफल सिर्फ पूछ रहा है, जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं, ठीक है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², उसका पूरा निकाल के 4 कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पूरा होता है πr²/4, मैंने वही कर दिया है। r का वैल्यू हमको पता है, पाई का वैल्यू पता है, कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर में होगा, यानी मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। जबकि अगर वही परिमाप कह दे तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरीके से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में A को B से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि A अपनी चाल दोगुनी करता है तो वह इसे B से 1 घंटा कम समय में तय करता है। A द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, ये घंटा ही में ही बताना है, समय भी। तो एक बात बताइएगा आप हमें कि A जब अपने नॉर्मल चाल से चलता है तो B की तुलना में उसको 2.5 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो मैंने A को ही A का चाल मान लिया, B को ही B का चाल मान लिया, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट AB लिख दिया। अब ये बताइए कि ये दूरी है 40 और A है चाल, तो दूरी बटा चाल क्या हो जाता है, समय, क्या हो जाता है, समय। तो ये हो गया A वाला और ये दूरी बटा चाल ये हो गया B वाला, और इन दोनों के बीच समय का अंतर क्वेश्चन में कितना दिया है, 2.5 घंटे। तो यही 2.5 घंटे मैंने यहां पे लिख दिया। इसके बाद कह रहा है कि यदि A अपनी स्पीड दुगनी कर दे, कितनी कर दे, दुगनी कर दे, कौन,
ए अपनी स्पीड अगर दुगनी कर दे तो बी जितना समय लेता है उससे 1 घंटा कम लेगा। तो बी कितना समय लेता है भाई, तो ये वाला समय बी लेता है। ठीक है, कितना समय लेता है 40/b, क्योंकि 40 दूरी है और b स्पीड है, और दूरी बटा में स्पीड बराबर क्या होता है, समय। तो b का ये समय है, इतना समय b लेता है। और a ने अपनी स्पीड दुगनी कर दी, पहले 1 स्पीड से चलता था, अब 2a की स्पीड से चल रहा है। तो 2a की स्पीड से यहां चला तो उसका अब टाइम 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कि मान लीजिए b को 3 घंटा लगता था तो अब a को 2 घंटा लग रहा है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए ये वाला टर्म कट जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़िएगा तो, और हमको वही करना भी, हमको सिर्फ a से मतलब है क्योंकि a पूछा हुआ है। ठीक, तो हमने b को कैंसिल करा, और कैलकुलेट किया तो a बराबर आ गया कितना, आपके सामने स्क्रीन पे है 40/7 किलोमीटर पर आवर, यानी ए का जो पहले स्पीड था वो कितना था 40/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछ रहा है कि ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो स्पीड भी पता चल गया, दूरी भी पता है, समय निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी ऊपर लिख दिया और फिर चाल नीचे लिख दिया, कटाइएगा, आ जाएगा आपका आंसर 7 घंटे। ठीक है, बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 331.20 की एकल छूट के बराबर है। किसके बराबर, 331.20 की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए, कितना है 920 रुपए है, तो x का मान बताइए। ठीक है, यानी x जो छूट दी गई है लगातार 2 क्रमागत, उसका मान बताइए। अब एक बात बताइए कि अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य है 920 रुपए। ठीक है, कितना 920 रुपए। अब देखिए एक चीज आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, ठीक, तो आपको यह समझना होगा कि जो छूट यहां मैंने y लिखा है, ठीक है, और यहां x की 2 बार दी गई है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ठीक, तो हमने मान लिया कि 920 पे y% की छूट दी गई होगी, तो हमारा कितना दे रहा है डेटा 331.20, और यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो y का मान आ जाएगा 36%, और यही 36% की छूट बराबर है किसकी, तो x% के 2 क्रमागत छूटों के। अब देखिए क्रमागत छूट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया, कैसे कि 2 छूट है, तो मान लीजिए एक छूट x है, एक y है, तो x + y - x y बटा में 100। ठीक, यही यहां पे दोनों सेम है इसलिए x ही हमने रखा है। ठीक है, और यहां से ये जो x का छूट है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 36% के। तो एक छूट कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 20% के। प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे कि 20 + 20 - 20 × 20 बटा 100, ऐसा कीजिएगा तो 0 से 0, 0 से 0, 2 दूना 4, और 40 में 4 घटाएगा तो 36, यानी बिल्कुल सही है कि 20% की 2 क्रमागत छूट 36% के एकल क्रमागत छूट के बराबर होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कह रहा है कि x की दुगनी आयु y की 3 गुनी आयु है। कितनी, x की दुगनी आयु y की 3 गुनी आयु है। ठीक है, 8 वर्ष पहले x और y की आयु में 18 वर्ष का अंतर था, x की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि x की दुगनी आयु y के 3 गुनी आयु के बराबर है, ये बात मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहां से आप x का और y का, x का y के टर्म में और y का x के टर्म में आप अलग अलग वैल्यू देख लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर कोई x का y के टर्म में पूछे तो ये वैल्यू हो जाएगा, y का x के टर्म में पूछे तो ये वैल्यू हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, ये दिखेगा आपको नीचे। ठीक, अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि x की उम्र 8 वर्ष कम कर दी जाए। ठीक,
यानी x और y की उम्र 8 वर्ष पहले एक दूसरे का अंतर कितना था, 18 वर्ष था। तो मैंने x में भी 8 वर्ष घटाया, y में भी, और इन दोनों का अंतर कितना था, 18 वर्ष, वही मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब एक बात बताएंगे, यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहां से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आप एक बात बताइए कि इक्वेशन 1 और अननोन 2 हो जा रहे हैं, तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाता। और यही वजह था कि मैंने या तो दोनों को x के टर्म में बदलने का प्रयास करूंगा, नहीं तो y के टर्म में। अब जैसे हमसे पूछा किसका है, तो हमसे पूछा है x का, तो मैं इन सभी को x में बदलने का प्रयास कर रहा हूं, तो x वाले को जैसे है वैसे ही रहने दिया। अब बताइए कि y की जगह पे 2x/3 लिख सकते हैं कि नहीं, यहां देख लीजिए 2x/3 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2x/3 लिख सकते हैं। और वही जब 2x/3 लिख करके कैलकुलेट कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 54। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण BOC बराबर 142 डिग्री हो, कितना हो, 142 डिग्री हो, तो A का मान बताइए। ठीक है, कितना, A का मान बताइए। अब यहां से एक बात ध्यान देंगे आप कि A का मान हमसे पूछा गया, तो हमें पता है कि सर ये रहा हमारा समद्विभाजक, ये रहा एंगल। ठीक है, और इस एंगल के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर समद्विभाजक, क्या, अगर समद्विभाजक जैसे ये हो गया, ठीक है, अगर ये समद्विभाजक अंदर है, कहां है, अंदर है, ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो इस BOC का फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस A/2। A कौन सा है, ये एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 अंदर रहेगा तब। अगर यही फोटो ऐसे बनता, कुछ ध्यान देंगे, ऐसे ऐसे इसका समद्विभाजक अगर ये रहता, तो ये B हो गया, ये A हो गया, ये C, ये O। अगर यहां BOC पूछता तो यहां होता 90 डिग्री माइनस A/2। क्या होता, 90 डिग्री माइनस A/2। A यही वाला एंगल है। ठीक है, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा 16 है, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। ठीक है, किस समय घड़ी की सुई समकोण पे होगी, इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे आप, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक, कि थीटा बराबर होता है 11/2m-30h। ठीक है, अब एक बात आप अच्छे से समझ लें कि m यहां पर मिनट है, h यहां पर आवर है, और थीटा यहां पे कोण है, यानी एंगल है। अब इसमें 7 से 8 बजे दो घंटे दिए, 1 घंटा 7 है और 1 घंटा 8 है, कौन सा लेंगे, तो कभी भी आप शुरुआत वाला समय लीजिएगा, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच जब भी आप बोलते हैं तो ये बोलते हैं 7:55, 7:15, 7:09, तो आपको हमेशा घंटा कौन सा लेना है, शुरुआत वाला घंटा लेना है। जैसे कहेगा 6:30 से 7 के बीच, तो आपका घंटा 6 होगा, आपका घंटा 6 होगा। ठीक, क्योंकि मेन आवर वहां पे 6 है, तो हमेशा पहला वाला घंटा लेने का प्रयास कीजिएगा। यहां से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा वैल्यू रख करके, तो आपको आएगा मिनट कितना, 54.6/11 मिनट। अब 54.6/11 मिनट किस में जुड़ेगा, हमने पहले ही बोला कि बेसिक 7 को लेना, इसीलिए तो यहाँ पे 7 लिखा था 30h के बगल में। ठीक, तो जब आप कैलकुलेट कीजिए तो आएगा 7:54 6/11 बजे एक बार समकोण पर बनेगा। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक शर्ट खरीदा, उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है। अब एक बात बताइए, इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 450 रुपए, क्योंकि उसने वो एक व्यक्ति ने एक शर्ट 450 में खरीदा और उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसने एक शर्ट 450 रुपए में खरीदा और वो उस शर्ट को बेचने जा रहा है, तो उस व्यक्ति ने जितने पैसे में खरीदा था
वो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक क्या समझ रखा, दुकानदार समझ लिया और किसी और को वो सामान बेच रहा है। देखिए, हम अगर मार्केट से कोई सामान, मान लीजिए एक फोन हमने खरीदा, तो जब हम खरीदे तो वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य था क्योंकि दुकानदार बेच रहा था, ठीक है। अब हम वही फोन अपने दोस्त को बेचने जा रहे हैं, तो मेरे लिए मेरा फोन अर्थात मैं क्या हो गया, मैं क्रय वाला हो गया, यानी अब मेरा जो प्राइस होगा वो क्रय मूल्य होगा और मेरे से जो मेरा दोस्त फोन खरीदेगा वो उसके क्या हो जाएगा, वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से कहा कि 450 रुपए में उसने सामान खरीद लिया और अपने विक्रय मूल्य का 10% लाभ लेता है। विक्रय मूल्य तो पता नहीं है, मैंने मान लिया विक्रय मूल्य 10 है, कितना है 10 है, सॉरी विक्रय मूल्य कितना है x है, और x का 10% कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है x का 10%, तो x का 10/100, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, x/10 हो जाएगा। तो ये मैंने 10 x/10 लिख दिया, लाभ जो किस पे ले रहा है, विक्रय मूल्य पे ले रहा है, और ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, आएगा आपका आंसर 500। ठीक है, बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 18 की तरफ। इसमें पूछा है कि 1001 के पावर 2016 प्लस 1002 है, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो हमने आपको इकाई अंक निकालने का बहुत अच्छा तरीका भी बताया पीछे के वीडियोज में कि 1 का इकाई अंक कुछ भी पावर रहे हमेशा 1 होगा, 5 का इकाई अंक कुछ भी पावर रहे हमेशा 5 होगा। ठीक है, 0 का पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक पे अगर 0 रहे, पावर कुछ भी रहे, तो हमेशा क्या होगा, उसका 0 ही होगा। 6 हो, इकाई अंक की जगह पे जैसे यहां 1 दिया वैसे अगर 6 दिया हो, उसका पावर कुछ भी रहे तो हमेशा इकाई अंक 6 ही होगा। तो इतने लोग का हो गया। अब इसके बाद आता है 4, तो 4 का पावर अगर सम है, यानी कि 4 के पावर अगर सम संख्या है, इकाई स्थान पे 4 है और पावर अगर सम संख्या है, तो उस स्थिति में 4 का इकाई अंक हो जाएगा 6। ठीक है, जबकि अगर विषम संख्या रहेगा तो 4 ही रह जाएगा। करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए आएगा 16, आ रहा है 6, और 4 का क्यूब कीजिए 4 के पावर 3 तो आ जाएगा 64, 4 ही आ गया। आप आगे भी कीजिएगा तो यही मिलेगा। और जो हालत 4 के साथ है, ठीक वही हालत 9 के साथ है। 9 का अगर पावर सम हो, क्या हो, सम हो, तो इकाई अंक 1 आएगा, अगर विषम हो तो 9 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इतने का जान गए। इसके बाद बचा कौन, इसके बाद बचा 2 और 3 और 7 और 8। तो ये जब भी इकाई स्थान पे रहे तो इनका जो भी पावर दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, उसमें 4 से भाग मार दीजिए। जब 4 से भाग मारेगा तो जो शेष बचेगा वो 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है। तो उसी को इकाई अंक का पावर मान लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 बच गया, 3 का पावर मान लीजिए 3 बच गया, तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27। अब 27 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। तो इसको मैंने पीछे बहुत अच्छे से बताया, वहां से भी आप देख सकते हैं, यहां से भी उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो 1 का इकाई अंक मैंने 1 ही लिख दिया, और यहाँ तो 2 ऑलरेडी दिया है, कोई पावर है ही नहीं, तो 2 का इकाई अंक 2, यहां से आंसर हो गया आपका 3। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 24 की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि ए एक कार्य को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 10 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और 300 रुपए कमाते हैं, तो उनकी 2 दिन की संयुक्त कमाई कितनी होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ए एक काम को 6 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में, टोटल काम कितना होगा। मैंने हमेशा कहा कि जब भी टोटल काम निकालना हो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। जैसे 3 नल, एक 6 घंटा में, एक 5 घंटा में, एक 10 घंटा में बढ़ता है, तो उस समय भी टोटल क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम निकाल देते हैं, तो टोटल क्षमता पता चल जाती है। उसी तरीके से टोटल काम कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30। ये नीचे वाला 10 अभी आप ध्यान नहीं देंगे, अभी आपके काम का नहीं है। ठीक, 30 हो गया। अब एक बात बताइए कि 6 घंटे लगते हैं 30 काम करने में, तो 1 घंटे में वो कितना काम करता होगा, 5, क्योंकि 30 काम करने में 6 घंटा लगा, तो 1 घंटे में 5 काम करेगा, तभी तो 30 काम तक पहुंच जाएगा। उसी तरीके से 30 काम करने में 10 घंटा लगता है, 1 घंटे में 3 काम। उसी तरीके से 30 काम करने में 15 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में 2 काम। यानी कि 1 घंटा अगर ए काम करे तो 5 काम करेगा, बी अगर 1 घंटा काम करे तो 3, और सी अगर 1 घंटा काम करे तो 2। पूछ रहा है कि क्वेश्चन में क्या कहा, यदि ये तीनों एक साथ काम करें, तो एक बात बताइए कि तीनों को एक ही साथ काम पे लगा दिया जाएगा तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 10 काम। कितना काम, 10 काम। टोटल कितना काम कराना है, 30 काम, इसीलिए यहां 10 लिखा था। अब देख लीजिए, ये टोटल 30 काम कराना है 1 घंटे में, ये तीनों मिलकर के 10 काम करते हैं, तो 30/10 कीजिएगा तो क्या होगा, 3 दिन। यानी अगर तीनों को एक साथ काम पे लगा दिया ना तो 3 दिन में काम खत्म।
ठीक है, कितने दिन में? 3 दिन में काम खत्म। अब एक बात में देखिए, 3 दिन की इनकी मजदूरी कितनी हो गई? 300 रुपए। तो पूछ रहा है कि 2 दिन की इनकी टोटल मजदूरी कितनी होगी? तो 1 दिन का 100 रुपए, 2 दिन का 200 रुपए। आंसर हो गया आपका। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 33 के तरफ। ठीक, इसमें प्रश्न थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है। ठीक, तो देखेंगे अगला प्रश्न है 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां से इसी को सॉल्व करना है। तो हमें लगता है कि आप सभी को वैल्यू पता होगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होता है। आप वही मान रख दीजिए। ठीक है, और जब मान रखिए जैसे 5 cos 0 cos स्क्वायर दिया तो 1 का अगर आप स्क्वायर भी कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा था। ठीक, वैसे ही साइन 30 तो 1/2 का होल स्क्वायर, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर 45 तो 45 का वैल्यू तो √2, लेकिन उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। टोटल आंसर आ जाएगा आपका 16। अगला प्रश्न है 34। प्रश्न है कि 69, 96 और 138 यानी 69, 96 और 138 का HCF कितना होगा? मसा। तो मुझे लगता है सबको मसा निकालना आता होगा। ठीक, कि मसा में क्या करते हैं, दो शुरुआत के छोटे छोटे संख्या ले लेते हैं। एक हो गया 69 और एक हो गया 96, भाग दिए, एक बार में गया, फिर यहाँ 69 लिखा, फिर जो है उसमें 69 से भाग देंगे तो इसका मसा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मसा तो आप लोगों को आता होगा ना, अगर नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 35। कौन से चतुर्थांश में बिंदु -4, -3 आएगा? अब देखिए कौन से चतुर्थांश में, तो आपको मैंने पहले भी एक बार ये चीज बताया कि ये हो गया x, ये हो गया x प्लेन और ये हो गया y प्लेन। ठीक, इधर हो गया माइनस का x और इधर हो गया माइनस का y। अब देख लीजिए जो ये भाग हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, यही चतुर्थांश हैं, यही क्वाड्रेंट कहे जाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अब इस वाले में जो भी मान लिखा जाएगा वो x और y का मान लिखा जाएगा। कभी भी क्वाड्रेंट में x और y का ही मान लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो मान लिखा जाएगा वो या तो इस रेखा का सहायता लिया जाएगा, नहीं तो इस रेखा का। यानी अगर इसमें कोई भी मान लिखा जाएगा इसमें तो x और y की सहायता ली जाएगी। दोनों कैसा? पॉजिटिव। तो x का भी वैल्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा और y का भी वैल्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। यही मैंने यहां पे दिखाया आपको। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसमें आते हैं तो x किधर है? नेगेटिव वाला मिलेगा, यानी x नेगेटिव मिलेगा और y ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि बैरियर लगा हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? y पॉजिटिव रह जाएगा। यानी दूसरे अगर चतुर्थांश में आप हैं तो x नेगेटिव लिखेगा लेकिन y पॉजिटिव रहेगा। तीसरे चतुर्थांश में ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, तो इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। ठीक, उसी तरह से चौथे चतुर्थांश में जाएगा तो x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? तीसरा चतुर्थांश हो गया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 43 के तरफ। ठीक है, 43 प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब एक बात बताइए कि जैसे आप ही हैं, ठीक, आप ही हैं, अभी आप 16 रुपए कर्ज में हैं, यानी कि आपके पास पैसा तो है नहीं, उसके साथ साथ अगर पैसा आएगा भी तो पहले 16 रुपए कर्ज चुकाना है, यानी आप -16 रुपए हैं। ठीक है, कुछ देर बाद आपके पास 8 रुपया हो गया। कितना हो गया? 8 रुपया हो गया और आपने कर्जा भी चुका दिया। तो एक बात पे देखिए आपके पास टोटल रुपया आया कितना था? तो 16 रुपया उधर से जो आपने चुकाया वो और 8 रुपया ये, यानी टोटल आपके पास आमदनी कितनी हुई? 24 रुपए की। कैसे? क्योंकि आपने 16 रुपए का कर्ज चुकाया और 8 रुपए अभी भी आपके पास है। अब देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि पहले 16% की हानि हो रही थी कोई वस्तु बेचने पर, अब 8% का लाभ हो रहा है। कितना? 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि टोटल उसके पास चेंज कितना हुआ? 24% का। ठीक है, और उस 24% का मूल्य कितना दिया हुआ है? 660 रुपए। तो 1% का निकाल लीजिएगा, 55/2 आएगा। ठीक है, और कह रहा है कि अब ऐसा करें कि उसको 12% लाभ प्राप्त करें। तो एक बात बताइए कि 1% 1% कितने के बराबर है? 55/2 के। तो 112%, तो 55/2 गुणे 112 कर दीजिएगा। ये सबसे मतलब शॉर्ट तरीका है आपके बनाने का। ठीक है, इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता है।
जैसे क्रैमल 100% मान के, लेकिन जब कोई भी चीज हल्के में बन रहा है तो क्यों भारी करने जाए। अगला प्रश्न है 44, ठीक है। तो 44 प्रश्न क्या है, ए प्लस बी किसी कार्य को, यहाँ प्लस हालांकि नहीं दिया हुआ, वो यहाँ लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और अगले कार्य 3 दिन में पूरा हो जाते हैं। अकेले सी उस कार्य का 60% कितने दिन में करेगा। एक कितना दिन में, 10 दिन में, बी कितना दिन में, 5 दिन में। टोटल काम कितना, लघुत्तम निकाल देंगे, 10 आएगा, टोटल काम हो गया 10, ठीक है। अब 10 दिन में 10 काम, तो एक दिन में एक काम, 10 काम 5 दिन में, तो एक दिन में 2 काम। इतना तो आपको ये वाला तो बात अब आपको समझ में आने लग रहा होगा, इकाई अंक वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 दिन तक काम करते हैं दोनों मिल करके, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम। तो 2 दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम। टोटल करना कितना था, 10 काम। तो 10 काम करना था, 6 काम खत्म हो गया, तब आ रहा है सी। तो कितने काम पे आ रहा है, 4 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि 4 काम बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, 4 काम बचा हुआ है, तो आ रहा है सी। ए एक दिन में कितना काम करता है, यहां से आपने देख लिया 1 काम करता है, तो 1 मैंने ए का लिख दिया, क्योंकि अब ए और सी काम कर रहे हैं। बी की जगह पे कौन आ गया, सी आ गया। सी का हमको कार्य क्षमता पता नहीं है, इसलिए सी का कार्य क्षमता हमने सी ही लिख दिया। तो कितना दिन समय लगता है, 3 दिन समय लगता है, ठीक है। यहां से सी का कार्य क्षमता आ जाएगा 1/3। ऐसे भी आप सोच सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो, कैसे कि 6 काम खत्म हो गया है, 4 काम बाकी है, ठीक है, और काम करने में टोटल लग रहा है 3 दिन। कितना दिन, 3 दिन। तो एक एक काम तो ये 3 दिन में कर ही देगा, तो 3 दिन में सी कितना काम कर रहा है, 1 काम, ठीक। यानी कि एक दिन में 1/3 काम, तभी तो 1/3 1/3 1/3 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। हमको कराना है टोटल काम का 60% काम, तो टोटल है 10 काम, उसका 60% हो जाएगा 6, और 6 का काम करने में सी को कितना समय लगेगा, तो एक दिन में 1/3 काम करता है, तो 6 काम करने में इसको 18 दिन का समय लग जाएगा। ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न है 45, 33 माइनस 4√35 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आपको आए और ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक, तो वर्गमूल कह रहा है, तो एक फॉर्मूला तो अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए बहुत अच्छे से, या तो उसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा होगा, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा होगा। यहाँ माइनस दिया हुआ है इसलिए a माइनस बी का लगेगा, अगर प्लस दिया होता तो a प्लस बी का लगता। अब देखिए ऑप्शन से तुरंत जाइए ऑप्शन के पास और देख, ये जो आपको ये जो दिया हुआ है, ये आप तय कर लीजिए, एकदम कंफर्म है कि ये a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। और इधर जो माइनस दिख रहा है और ये वाले शब्द दिख रहे हैं, ये 2ab का मान होगा, ठीक। किसका मान होगा, 2ab का मान होगा। इतना दिमाग में जब बिठा लीजिएगा तो बहुत आसानी से आपका प्रश्न बन जाएगा। और तब जाइए ऑप्शन को चेक करने, तो ऑप्शन को आप दिया हुआ है जो आप उसको चेक करेंगे, तो 2√7 कर लीजिए, 7 और 7, तो ये 7 हो गया, 7 दूना 14 और 14 दूना 28, ठीक। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको करके देखिएगा ना, ये वाला जो है ना, इसको इस पे सेट करके देखिएगा। ए की जगह पे 2√7 लिखिएगा, बी की जगह पे √5 लिखिएगा, और 2ab की जगह पे इसी को 2 × a × b कीजिएगा। आपका देखिएगा कि इतना आ रहा है, कितना, इतना आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 48 की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक आदमी अपने दोस्त का पीछा करता है जब वह उससे 100 मीटर दूर होता है, ठीक है। 100 मीटर उसका दोस्त उससे जब दूर है, उसके बाद वह पीछा करना शुरू करता है। दोस्त की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी की 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये तो तय है कि एक समय में जाकर उनको पीछे कर देगा। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्त कितनी दूर पहुंचेगा इससे पहले कि आदमी उससे आगे निकल जाता है, ठीक। तो हमको देखिए ओवरऑल 2 चीज पे ध्यान देना होता है। पहला, ये मेरे और मेरे दोस्त के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। ये दूरी जब हम दौड़ना शुरू कर रहे हैं दोनों लोग, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो अगर जो पीछा कर रहा है उसका चाल ज्यादा होगा, वो दूरी धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। और अगर उसका चाल कम है तो वो दूरी धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कभी वो पीछा नहीं कर पाएगा, ठीक। तो एक बात आप ध्यान दें कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा आदमी की चाल है और दोस्त की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो
अब दोनों जब दौड़ना चालू करेंगे तो हर घंटे पीछे वाला 2 किलोमीटर ज्यादा दौड़ेगा, क्योंकि उसकी स्पीड 12 है पीछे वाले और आगे वाले की 10 है। ठीक, यानी वो हर समय 100 मीटर के बीच के गैप को कम करता जाएगा। कैसे? तो ये ऊपर वाला है मीटर में, तो नीचे वाला जो टाइम है या जो नीचे वाला स्पीड है उसको भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो इनको मैंने मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया, और यहां से जब आप देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि अच्छा एक बात बताइए, दूरी बटे में चाल क्या निकलता है? समय, यानी कि 180 सेकंड का समय लग जाएगा उसको पीछे करने में, जो आगे 100 मीटर है। ठीक, अब 180 सेकंड का समय लग गया, लेकिन प्रश्न में आपसे ये पूछा ही नहीं है। प्रश्न में पूछा कि कितनी दूरी तब तक ये लोग तय कर लेंगे, तो चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है। ठीक, चाल तो हमको पता है दोनों का, ठीक, दोनों का चाल हमको पता है, तो हमने क्या किया, कह रहा कि कितना दूरी आगे निकल जाएगा, हमने लिख लिया चाल उनका क्या कि 10 गुणे 5/18 और गुणा समय कितना है 180 सेकंड। कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 500 मीटर की दूरी तय कर लेंगे। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि सर आप काहे नहीं यहां पे 12 चाल का गुणा कराए हैं, चाल का गुणा 12 से काहे नहीं कराए हैं। ठीक, तो आप इस प्रश्न को जब एक बार पढ़िएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप पूछेंगे ही नहीं कि सर 12 से काहे नहीं गुणा कराए हैं। ठीक, और अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है दिक्कत, तो एक काम कीजिएगा, मुझे इस क्वेश्चन को भी फिर से व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूं कि 12 से क्यों नहीं गुणा कराया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टोटल दूरी। एक बात बताइए कि ए ने यहां से यहां तक भले चला है, ठीक, 180 सेकेंड में ए यहां से यहां तक चला है और बी यहां से यहां तक चला है, तो ये जो है यही ना 100 है बाबू, तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक ना, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 49 के तरफ। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ और उनके एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/5 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 है तो संख्याओं की संख्या क्या है? हमने आपको पहले बताया लस गुणे मस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। कह रहा है कि लस जो है वो मस का मस जो है वो लस का 1/5 है, तो लस मैंने मान लिया x, तो मस हो गया x/5, और दोनों संख्याओं गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना दिया 720। कैलकुलेट कीजिए, यहां से आपको लस 60 आ जाएगा, मस कितना आ जाएगा 12। ठीक है। अगला प्रश्न है 51, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए। बहुत बार ये फॉर्मूला रिपीट कर चुका हूं, ये अगर बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया हुआ टोटल अंतःकोणों का योग दिया हुआ, तो फॉर्मूला लगाइए n-2 × 180। अगर एक भुजा पूछा हो तो बटे में n कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, कुल योग है, तो कुल योग जब है तो n-2 × 180 बराबर 1080। कैलकुलेट कीजिए, n का मान आ जाएगा 8। अगला प्रश्न है 52, किसी धनराशि पर एसआई यानी साधारण ब्याज उस धनराशि के 4/9 के बराबर है और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज के दर के बराबर है, तो दर बताइए। अब ध्यान दीजिए, यहां पे प्रश्न में कहा गया थोड़ा सा टेक्निकल, आप भी सोचना शुरू कर दीजिए। कह रहा है कि जो दर है, जो साधारण ब्याज है वो 4/9 है। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे दिया होता है, मैंने बार बार कहा नीचे जो वैल्यू है वो बेसिक वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर देने का मतलब कि 9 में से 4। अगर 1/4 लिख रहे हैं मतलब 4 का एक हिस्सा। ठीक है, कोई कहे कि मुझे 1/4 हिस्सा मिला है, मतलब कि टोटल 4 हिस्से लगाए गए थे जिसमें से एक हिस्सा उसको मिला है, ये सोचना होता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 4/9 साधारण ब्याज है, यानी 9 रुपए, अगर हमारा मूलधन 9 रुपए तो उस पर साधारण ब्याज कितना है 4, तो साधारण ब्याज 4, मूलधन 9, समय और दर दोनों बराबर हैं, यानी अगर मान लीजिए कि समय 5 वर्ष है तो दर 5% है, इसलिए दोनों का डेटा बराबर होने की वजह से मैंने आर लिख लिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे दर ही पूछा था, अगर समय पूछता दोनों टी लिख दीजिए, और यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा, आर का मान आ जाएगा 20/3। अगला प्रश्न है 55 क्या है कि 10 रुपए प्रति लीटर बिकने वाली 40 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया जाए कि उस दूध का मूल्य घटकर 8 रुपए पर लीटर हो जाए। अब एक बात बताइए कि हमको टोटल यहाँ टारगेट क्या करना है कि टोटल 40 लीटर दूध कितने रुपए में बिकता है, तो 1 लीटर 10 रुपए में, 40 लीटर 400 रुपए में टोटल बिकता है। कह रहे हैं कि ऐसा क्या करें, यानी दूध में कितना पानी मिला दें कि वो दूध हम
8 रुपए लीटर अगर बेचें तो मुझको कोई घाटा वट्टा नहीं लगे। तो एक बात बताइए, पानी का पैसा काउंट नहीं होता मिश्रण में, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने मान लिया कि सर 40 लीटर मेरे पास पहले से है, x लीटर और मिला देंगे और फिर गुणा कर देंगे 8 से, तो जो x का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिएगा 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 56, कह रहा है कि 800 रुपए का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही जोड़ा जाता है। देखिए 3 तरह का ब्याज आपको या 4 तरह का ब्याज आपको मिलेगा। एक वार्षिक ब्याज, तो वो 12 महीने पे एक बार ब्याज लगता है, ठीक, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज लगे या फिर साधारण ब्याज लगे। छमाही में हर 6 महीने पे एक बार ब्याज लगता है, इसलिए उसको ये मान लेते हैं कि हर 6 महीने पे ही एक वर्ष मान लीजिए, तो एक साल में 2 बार ब्याज उस पर लग जाता है। तिमाही में क्या होगा, हर 3-3 महीने पे ब्याज लग जाता है, तो 3-3 महीने पे जब ब्याज लगेगा तो एक साल में 4 बार ब्याज उस पर लग जाएगा। 4 माही में क्या होता है कि हर 4-4 महीने पे ब्याज लगता है, यानी एक साल में 3 बार ब्याज लग जाएगा। तो इसमें तिमाही का है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर 3 महीने पे ब्याज लगता होगा। अब देखिए जितना में समय से गुणा होगा, जैसे 1 वर्ष को 2 वर्ष मान लिया जाएगा तो समय में 2 से गुणा हो जाएगा, जबकि दर को ठीक आधा कर दिया जाएगा, यानी जितने से समय में गुणा होगा उतने से दर में भाग होगा, ठीक। जैसे इस प्रश्न में कहा कि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो, तो तिमाही संयोजित होने का मतलब क्या, हर 3 महीने पे ब्याज लगेगा, यानी एक साल में 4 बार ब्याज लग जाएगा, ठीक। तो एक साल में जब 4 बार ब्याज लग जाएगा, इसका मतलब समय 4 गुना हो जाएगा और दर में 4 से भाग दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने में समय से गुणा होगा उतने ही में दर से भाग लगेगा। ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए मतलब टैगलाइन का ये हो जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। ये बात आप समझ गए तो पूरा समझ गए। अब देखिए समय दिया 9 महीना, तो वो 9 महीना नहीं है, मेरे लिए 3 वर्ष है, और दर दिया है कितना, 6%, कितना, 6%। तो एक बात बताइए कि 3 महीने में ही 9 महीने में ही 3 वर्ष हो गया, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष, यानी कि कहीं ना कहीं इस समय में 4 से गुणा हुआ तो दर में 4 से भाग लग जाएगा, और जब दर में 4 से भाग लगाएगा तो आएगा 1.5%, यानी दर हो गया 1.5%, समय हो गया 3 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज है 800 रुपए पे। ये प्रोसेस मैंने कल भी आपको बताया था, अगर दिक्कत होगा तो कल वाला जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि कैसे इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से तो वो आपके बनने नहीं जा रहा, ठीक। तो ये देखिएगा, तो यहां से आपका जो दर है वो आएगा 36.54 रुपए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ, 57 की तरफ। अगला प्रश्न है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब बताइए रेलगाड़ी की लंबाई बताना है और खंबे को पार कर रही है, तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी आदमी किसी खंबे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई पार कर रही होती है। तो वहां पे जो टोटल डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लंबाई होती है। प्रश्न में लंबाई दिया ही नहीं है, यही पूछ लिया, तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में उसी को पार कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समय दिया हुआ है सेकंड में, तो हमको अपनी स्पीड भी क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में लाना होगा। हमने अपना स्पीड ला दिया मीटर पर सेकंड में, तो यहां से हमने देखा कि 60 × 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हमारा स्पीड बदल जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 मीटर आ जाएगा आपका ट्रेन की लंबाई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 58 में। जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। क्षितिज से का मतलब आप समझते हैं, जो उन्नयन कोण आपको बोला जाता है ना, वही है, ज्यादा कुछ नहीं। क्षितिज ये वाला हो गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि परछाई पूछ रहे हैं, तो आदमी कोई भी ऐसे ही ना खड़ा रहेगा जी, और उसका परछाई इधर जमीन पे कहीं बन रहा होगा, आगे या पीछे, ठीक। हमने आप किसी भी साइड में ले जाएं उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि मेरा टारगेट ये है, ठीक। अब एक बात बताइए, तो वही ये जो लाइन हो गया ये परछाई हो गया, ये जो लाइन है वो खड़ा है जो, ठीक है, और हमको ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3, ठीक है। अब यहां से एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50। कितना दिया हुआ है,
50। प्रश्न में पढ़ भी लीजिए, कह रहा है ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन, तो ये ऊंचाई वाला भवन हो गया। ठीक, और अगर इसको हम रेशियो में बिठाए तो कितना है 1, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर 50 के, तो √3 का वैल्यू, तो √3 से गुणा कर देंगे 50 √3, इसका आंसर आ जाएगा परछाई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 59 के तरफ। प्रश्न में दिया हुआ है, डायरेक्ट ऑप्शन में ही दे दिया है, ठीक है, कि 5/8, 7/12, 9/14, 12/19 में से सबसे बड़ा कौन सा है। मैंने ये आपको पहले भी बताया, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये आपसे छूटा भी नहीं होगा। ठीक, कि करना क्या होता है, कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, कोई भी, हम और इसको तिरछा तिरछी गुणा कराइए, तिरछा तिरछी गुणा कराइए। जैसे 5 और 12 का गुणा करें तो आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो 5 और 12 का यहां ऊपर लिखिए 60। उसी तरीके से 7 और 8 का गुणा करें तो ऊपर लिखिए 56, यानी 56 जो है वो इसका वैल्यू है, 60 जो है वो इसका वैल्यू है। ठीक है, किसका वैल्यू है, 60 इसका वैल्यू आया था, 60 इसके ऊपर था और 56 इसके ऊपर था। तो अब बताइए कि 56 बड़ा कि 60, तो बेशक मुंह इधर की तरफ, यानी ये अभी तक इसमें और इसमें ये बड़ा है। ठीक, अब ये बड़ा है, लेकिन सिर्फ दो ही लोगों की बात नहीं है, बाकी लोगों से भी, तो इसी को उठाएंगे जिसको आपने बड़ा निकाला है। ठीक है, और तीसरे वाले के साथ वही काम करेंगे, क्या 5/8 और 9/14, फिर तिरछा तिरछी गुणा कराइए, तो 14 5 70 हो गया, 8 9 72 हो गया। तो ये बताइए कि 72 बड़ा या 70 बड़ा, 72, यानी अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, उसी तरीके से एक बात बताइए कि 9/14 और 12/19, यही है ना, हाँ वही था, कि 9/14 और 12/19 में बड़ा कौन है, तो 19 और 9 का गुणा कीजिएगा तो 171 आएगा। कितना आएगा, 171 आएगा, और 14 और 12 का गुणा कीजिएगा तो 168 आएगा। ठीक, बड़ा कौन हुआ, 171, यानी 9/14 जो है वो बड़ा है, तो 9/14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही प्रोसेस है छोटा वाले का भी, जैसे हम बड़ा दो चूज करके और बड़ा वाला ले ले रहे हैं, उसी तरह से अगर छोटा सबसे निकालना होता है तो दोनों चूज, कोई भी दो चूज कीजिए, उसमें जो छोटा है उसका तीसरे के साथ ले जाइए, फिर उन दोनों में जो छोटा मिल रहा है उसका चौथे के साथ ले जाइए, और ओरली बना लेंगे आप। ठीक, अगला प्रश्न है 75। प्रश्न 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 का मान क्या होगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर इस तरह का सीरीज है तो एलसीएम तो भूल के भी नहीं निकालना है, क्योंकि इनका एलसीएम निकालने का टारगेट ही नहीं होता। ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसे प्रश्न बना सकते हैं तो कैसे। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि इनको किसी एक सेम डिफरेंस के बीच तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, मैंने 30 को 5 6 में, तो 42 को भी 6 7 में तोड़ा है, यानी कि सेम डिफरेंस। 5 और 6 के बीच कितने का गैप, 1। 6 और 7 के बीच कितने का गैप, 1। 7 और 8 के बीच कितने का गैप, 1। यानी सबके बीच का गैप सेम रहना चाहिए। 1 है तो सबका 1 1 होना चाहिए, 2 है तो सबका 2 2 होना चाहिए, ठीक है, 3 है तो सबका 3 3 होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बनेगा हमसे। ठीक, अब इतना हम कर लिए। इसके बाद एक बात बताइए कि हम क्या 1/5 गुणे 1/6 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 - 1/6, कैलकुलेट करके देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 6 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 और ये हो गया 30, तो यहां से आ जाएगा ये 6 - 5, तो एक बात बताइए 1/30 आ जा रहा है, बिल्कुल। ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब जब आप ऐसा कर सकते हैं तो इसको ऐसे लिख लिया, फिर इसको भी वैसे ही यहाँ पे लिख लिया, इस वाले को यहाँ लिख लिया, इस वाले को यहाँ, इस वाले को यहाँ और इस वाले को यहाँ। ठीक, देखिएगा 1/6 1/6 से कट गया, 1/7 1/7 से, 1/8 1/9 1/9 से, 1/10 1/10 से। तो मैं आपको कहना क्या चाहता था कि आप इतना थोड़ी करेंगे, एग्जाम में इतना टाइम होता है भाई। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न में एक टर्म शुरू वाला और एक टर्म लास्ट वाला बचता है, बस इसी दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 1/5 - 1/11 को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6/55, और वही आपका आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 76 की तरफ। तो 76 जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, ठीक है। 5x² - 13xy + 6y² बराबर 0 हो तो x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा, यही निकालना था। देखिए, ये जो व्हाट्सएप पे जोड़ने की सीरीज शुरू हुई है, इससे 2-3 फायदे हो रहे हैं। एक कि मुझे पता चल रहा है कि कितने लोग हैं जो ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कभी मैं सीरियल से क्वेश्चन नहीं छोड़ता, कभी सबसे लास्ट से छोड़ देता हूं, कभी बीच में छोड़ता हूं, कभी 2-2 प्रश्न छोड़ देता हूं। तो एक मुझे पता चल रहा है कि लोग कितने सिंसियर हैं जो लोग सेट दे रहे हैं।
और दूसरा कि इसी बहाने जब एक बार लड़का जुड़ जाता है तो उसको जब भी कभी किसी प्रश्न का डाउट होता है, चाहे वो मैथ्स या रीजनिंग, तो वो मुझे भेजता है और मुझे बहुत मजा आता है उसको बना के। ठीक, तो फायदा ये होता है कि उस लड़के के लिए एक परमानेंट डाउट सॉल्वर मिल चुका होता है, तो उसका इंप्रूवमेंट धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। कल लगभग 65 से 66 लोगों ने मुझे मैसेज करा था और एक एक लोगों का मैंने रिप्लाई दिया। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिला है। ठीक, तो आप भी उसी सीरीज में शामिल होइए और आप भी अपना डाउट, कोई भी डाउट होता हो तो वो मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 77 की तरफ। तो अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 100 है और अंतर कितना है, 37 है। तो पूछा है कि उनके वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का, जो संख्याएं हैं, संख्या कौन है, x और y, तो x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर आपको बताना है। देखिए प्रश्न नहीं दिया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो x प्लस वाई का मान 6, x माइनस वाई का मान 37, पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बात बताइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना जी। तो ए प्लस बी का भी वैल्यू दिया है, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई 100 दिया है और उसी तरह से एक्स माइनस वाई 37 दिया है, आंसर हो जाएगा 3700। कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 78 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 300 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 300 मीटर एक लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, मैंने प्लेटफॉर्म को पी से मान लिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, पी। तो एक बात बताइएगा आप कि इसमें हमने आपसे कहा भी है कि अगर किसी खंभा को पार करता है तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करता है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी ब्रिज को पार करे, यानी पुल बोल रहा हूं, ठीक, तो उस स्थिति में उस पुल यानी उस ब्रिज की भी लंबाई काउंट होती है, उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई काउंट होती है। तो यहां ध्यान देंगे कि 300 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ये पार करने में, ये वाली दूरी पार करने में कितना समय लग गया, 39 सेकेंड। तो इतना दूरी बटा में समय बराबर क्या मिला, चाल। क्या मिला, चाल। किसकी चाल, ट्रेन की, क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ी चलती है। ठीक, अब देखिए चाल तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो चाल निकालेंगे कैसे। तो एक चीज और भी हिंट के तौर पे दिया है, गेस कीजिए क्या दिया है कि 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है और वो एक खंभा को पार करने में 18 सेकंड लेता है। तो खंभे का तो कोई लंबाई होता नहीं है, यानी ट्रेन अपनी ही लंबाई पार कर रहा है। तो दूरी हो गया 300, समय हो गया 18, यानी हम चाल यहां से मिल गया, क्योंकि दूरी बटा समय क्या होता है, चाल। यानी ट्रेन की चाल ये हो गई 50/3। तो ट्रेन की चाल भी हमें पता चल गई और यहां से अब आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता चल गई और यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 350 मीटर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 80 की तरफ। ठीक है, एक ट्रेन 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है, यानी ये शुरू होती है और 10 सेकंड में ही 18 से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ ली। तो ट्रेन 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते भर में कितना दूरी तय कर ली होगी, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ट्रेन की जो शुरुआती स्पीड थी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी और फाइनल स्पीड क्या था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन प्रश्न में सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में जाएगा। क्यों, क्योंकि जो उसको समय लगा है ऐसा होने में वो सेकंड में लगा है। किस में लगा है, सेकंड में। और जो हमारा आंसर भी पूछा है वो दूरी पूछा है मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जो हमारा स्पीड दिया हुआ है उसको हमें मीटर पर सेकंड में ले जाना होगा। इसके लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, 5 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, ये दो स्पीड आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए आपको हुआ क्या आपके गाड़ी के साथ, तो आपकी गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाया गया। क्या किया गया, एक्सीलरेटर, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, शुरू करते हैं आप तुरंत एक्सीलरेटर देके आराम से एक अच्छा स्पीड पकड़ लेते हैं, तो एक्सीलरेटर देते हैं आप, यानी एक्सेलरेट किया गया गाड़ी को। तो त्वरण निकालना पड़ेगा और त्वरण फिजिक्स में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v - u/t, ए बराबर v - u/t, या फिर v = u + at जो आप पढ़ते हैं। ठीक, तो उस फॉर्मूले को लगाइएगा तो u हो गया आपका दिया हुआ 5 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, v दिया हुआ 20 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट कीजिएगा तो a का मान आ जाएगा 15/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब पूछ रहा है दूरी कितनी है, तो दूरी
कितनी तय की इसने, तो दूरी कितनी तय की, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो यू की जगह पे 5 मीटर पर सेकंड, टी की जगह पे 10, टी की जगह पे टाइम भी पता है हमको 10 सेकंड, हाफ ए की जगह पे 15/10 और टी की जगह पे 10×10, कैलकुलेट कीजिएगा 125 मीटर, यानी 125 मीटर की दूरी जाते जाते वो 18 से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगा। अगला प्रश्न है 84 प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा तथा 12% के लाभ पर बेच दिया, विक्रय बताइए। हमने आपसे पहले भी कहा है कि कोई भी इस तरह का प्रश्न हो तो क्रय को 100% मान लीजिए। 12% का लाभ हो रहा है तो विक्रय हो गया 112 और 112 हो गया। तो एक बात बताइए आप हमको कि 100% बराबर था किसके, 100% था बराबर था 1975 के, तो 112, तो 1975 बटे में 100 गुणे 112, कैलकुलेट कीजिएगा 2212 आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 85 की तरफ। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है, ये प्रश्न यहाँ दिया हुआ आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मुझे लगता है सबसे सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत हल्का प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न है 87 में दिया कि 8281 यानी 8281 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको वर्गमूल निकालना आता होगा, 91 का वर्गमूल होता है 8281, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो ये प्रोसेस है जो लिखा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले सेट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय।